सिजोफ्रेनिया का बेसिकली मतलब होता है कि डिस्ट्रॉयड माइंड, है ना। डिस्ट्रॉयड माइंड है। माइंड में तीन चीजें होती है, थिंक, फील और बिहेव। आप क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और क्या कैसे बिहेव करते हो, ये तीनों अगर आपके लॉस्ट हो गए हैं तो इसको अपन डिफाइन कर देंगे सिजोफ्रेनिया विदाउट एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी। दिमाग में कोई और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी नहीं है, उसके बिना आपकी सोचने समझने की शक्ति, महसूस करने की क्षमता और बिहेव करने की क्षमता ये खत्म हो रही, तो उसको अपन को डायग्नोसिस हो जाएगी सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया जो है क्लासिफिकेशन में कौन से ग्रुप में आता है? F20 से F29 तक आईसीडी। ICD-10 में। अब आते हैं इसके कॉजेज। कॉज क्या होते हैं इसके लिए बहुत सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर हैं। जेनेटिक फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, इमोशनल फैक्टर होते हैं, सोशल फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका जो कॉज है वो अननोन ही है, कोई एग्जैक्टली कॉज नहीं पता है। ये देखा गया है कि जो आइडेंटिकल ट्विन है उसमें इसकी प्रोबेबिलिटी, उसमें इंसिडेंस 50 to 60% तक होते हैं। फैमिली हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट है। किसी एक को अगर फैमिली में हिस्ट्री है सिजोफ्रेनिया या फिर साइकोसिस की, उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं सिजोफ्रेनिया या फिर अदर कोई मेंटल एबनॉर्मेलिटी होने के। हालांकि एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर भी बहुत ज्यादा रोल करते हैं। जहां पे आपको बहुत लंबे समय से स्ट्रेस होता है, लंबे समय से डिप्रेस होते हैं, उन पेशेंटों में सिजोफ्रेनिया होने के चांसेस ज्यादा हैं। और कई जगह रहते हैं किसी पर्टिकुलरली रेसेस हैं, उन लोगों में भी ज्यादा इंसिडेंस होते हैं इस सिजोफ्रेनिया के। लेकिन एग्जैक्ट कॉज तो नोन है नहीं इसका क्यों होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स में आएंगे इसके डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, disorganized speech, disorganized behavior, catatonia, negative symptoms। इसकी डायग्नोसिस भी इन सिम्टम्स पे ही है। ये 6 मेन सिम्टम्स हैं, इन्हीं 6 सिम्टम्स के बेसिस पे इसकी डायग्नोसिस बनती है। अगर इन 6 में से कोई भी 2 या 2 से ज्यादा 2 और मोर सिम्टम्स मोर देन 1 मंथ तक अगर आपको प्रेजेंट है तो आप उसको सिजोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बना सकते हो विदाउट एनी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी और कोई कॉज नहीं है उसका। तो अब आते हैं डिल्यूजन क्या होता है, बताओ छाया, डिल्यूजन क्या होता है? सर एक थॉट जो बना लेते हैं, जो थॉट एक बना लिया कि ये ऐसा ही हो रहा है, वो persistent false belief, persistent false belief of something which is not a fact। मतलब persistent false belief है, मतलब किसी को किसी टाइप का गलत विश्वास हो गया है और वो विश्वास ऐसा हो गया है कि वो किसी भी कंडीशन में वो उसको बदलेगा नहीं, चाहे आप उसको कुछ नहीं बोल दो। ये थॉट के जनरली इसमें 2-3 टाइप के थॉट आते हैं दिमाग में। पहला है जैसे वाइफ है तो उसके हस्बैंड का किसी से रिलेशन है, वो किसी और से प्यार करती है या फिर किसी और से प्यार करता है और वो उसको कितना भी समझा दिया जाए तो वो उसको मानने को तैयार नहीं होगा। दूसरा कि उसके घर वाले उसको मानना चाहते हैं, उसके खाने में जहर डाल रहे हैं और उसको जो भी चीज खाना देते हैं उसमें हमेशा रोज जहर डाल के देते हैं या फिर उसको ऐसी दवाई दे रहे हैं जिससे कि वो उसको कमजोर होता जा रहा है। तीसरा उसके पड़ोसी हैं, उसके पड़ोसी हमेशा उसको मारने की साजिश, पड़ोसी है या फिर उसका कोई दुश्मन है, वो उसको मारने की साजिश बना रहे हैं और लगातार जो है वो जैसे दो लोग हैं, 2 लोग कहीं पे भी बात कर रहे हैं, उसको ऐसे ही लगता है कि ये लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं और कुछ ना कुछ मेरे बारे में कह रहे हैं, मुझको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये इस टाइप के बिलीफ मिलेंगे आप उससे। अगर टिपिकल हिस्ट्री लोगे आप किसी भी सिजोफ्रेनिया से तो ये कहीं किसी न किसी टाइप का इस टाइप की वो बिलीफ बता देगा वो आपको। अब आते हैं हॉलुसिनेशन। हॉलुसिनेशन क्या होता है? परसेप्शन ऑफ समथिंग विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, है ना, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट है। इसमें यूजली ऑडिटरी हॉलुसिनेशन मिलता है। ऑडिटरी हॉलुसिनेशन मतलब आवाजें आती है, उसको कान में आवाजें आती हैं कि उसको कोई मंत्र सुना रहा है, मंत्र पढ़ रहा है या फिर उसके कान में कुछ इस टाइप की सुनाई देती हैं। 2 लोग बातें कर रहे हैं, वो बातें किसकी हैं वो उसको समझ में नहीं आती हैं ज्यादातर टाइम पे। और कुछ लोग आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ लोगों को सिर्फ साउंड सुनाई देता है, झुन 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 की आवाजें सुनाई देती है। ये यूजली तो यही मिलता है। कई लोगों को फिर विजुअल हॉलुसिनेशन भी मिलता है
कि कुछ मेरे को धक्का दे रहा है, कुछ मेरे को सांप है, इस टाइप की चीजें भी दिख जाती हैं। ज्यादातर केसेस में ऑडिटरी हॉलुसिनेशन मिलता है। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिसऑर्गेनाइज स्पीच मतलब कि जो उसके दो थॉट होंगे, जैसे आपने उससे बोला कि खाना खाना है, तो उसने वो बोल रहेगा कि मतलब अपने जो वो है ऑर्गेनाइज नहीं है, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका जवाब वो पूरा उल्टा ही रहेगा। उल्टा मतलब कि इसके आपके क्वेश्चन से उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, है ना। आपने पूछ रहा खाना खाया तो वो बोल देगा कि मेरे को ऑफिस जाना है ना, या फिर मतलब उसका जो है स्पीच, उसके जो दो तीन वर्ड हैं, दो तीन जो लगातार वर्ड हैं आपसे बोलेगा, उसका कोई रिलेशन ही नहीं मिलेगा, किसी से भी कुछ भी बोल देगा। कई हैं, हाँ, उनका कोई रिलेवेंट नहीं रहेगा, पूरे इररिलेवेंट हो जाएंगे। इसकी स्पीच का है, स्पीच का कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं रहेगा किसी भी चीज से, किसी भी कुछ भी है। कहीं ये पार्ट जैसे यहाँ है, यहाँ पे बैठे हैं तो हंसने लगे बैठे बैठे, और उसके बाद कुछ भी जोक सुनाने लगे बैठे बैठे। ठीक, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर में आ जाएगा। हालांकि ये डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर रहेगा उसका, किसी से भी किसी भी बिहेवियर है, इमोशन में नहीं रहेगा। आप उसको कुछ इमोशनल चीज सुनाओगे तो वो इमोशन भी नहीं रहेंगे, उसमें इमोशन भी पैदा नहीं होंगे अच्छे से। कुछ चीज हंसने वाली रहेगी तो हंसेगा भी नहीं, है ना। और किसी से भी उठपटांग कुछ भी बिहेव करता रहेगा। ठीक है, कहीं कुछ और क्या होता है बिहेवियर में। ठीक है, कैटेटोनिया, कैटेटोनिया होता है एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी। मतलब मोटर एक्टिविटी आपने देखा होगा, जो भिखारी गाड़ी रहते हैं वही पत्थर मारते रहते हैं, कहीं पे भी किसी को भी पत्थर मार रहे हैं, कहीं गोबर पड़ा है तो गोबर फेंक रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे हैं, तो ये हो गया उसको एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी। एबनॉर्मल मोटर एक्टिविटी है, कहीं पे भी कुछ भी फेंक रहा है, किसी को भी मार रहा है, किसी को भी कुछ कर रहा है। नेगेटिव सिम्टम्स सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। नेगेटिव सिम्टम्स मतलब कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग, मतलब लोगों से बात भी नहीं करना है, कोई चीज में इंटरेस्ट भी नहीं लेना है, किसी से बोल रहे हैं खाना खा लो तो खाना खाने की इच्छा नहीं है। डेली मोटर एक्टिविटी है, जो नहाना रहता है, ब्रश करना रहता है, उसमें भी कोई एक्टिविटी नहीं है। पड़े हैं ना, तो किसी से बात करना है, ना खुश रहना, ना कुछ करना। सो ये नेगेटिव सिम्टम, ये नेगेटिव सिम्टम सबसे खतरनाक रहते हैं। ये अगर किसी को आ रहे हैं तो उसको ठीक होना बहुत मुश्किल रहता है। डिप्रेशन नहीं, ये नेगेटिव सिम्टम्स हैं। नेगेटिव सिम्टम्स हैं कि किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी चीज नहीं कर रहा है। हालांकि है, डिप्रेशन में भी आते हैं नेगेटिव सिम्टम। ये इसके हैं कि किसी भी चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं, लॉस ऑफ इंटरेस्ट है कोई भी एक्टिविटी में। तो ये में है, इस 6 चीजों में से अगर 2 या 2 से ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ आपको दिख रहे हैं या हिस्ट्री मिल रही है, तो आप उसको डायग्नोस लेबल कर सकते हो सिजोफ्रेनिया का। तो इसकी हिस्ट्री में ज्यादातर केसेस में क्या मिलेंगे आपको, नेगेटिव सिम्टम्स मिलेंगे, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर मिलेंगे। इन तीनों के जो है ना, इन तीनों के जो सिम्टम्स है, डिलूजन, हालुसिनेशन और कैटेटोनिया, ये थोड़े से एडवांस में मिलते हैं। इनिशियली डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, स्पीच मिलेगा ज्यादातर के। जो डिलूजन और हालुसिनेशन वाले पेशेंट है, वो अपने पास नहीं जाके साइकियाट्रिस्ट के पास सीधे जाते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, नेगेटिव सिम्टम्स, ये वाले पेशेंट पहले अपने पास आते हैं, है ना। सर अगर एनाटॉमिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कॉज क्या हो सकता है? सिजोफ्रेनिया का कॉज है ही नहीं ना। ये सिर्फ कॉज जो होता है उसका, ये कॉज आपको मोटर लेवल पे होता है। डोपामिन, सेरोटोनिन हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इनकी हाइपोथेसिस बनाई गई है कि डोपामिन का लेवल कम होने लगता है, सेरोटोनिन का लेवल कम होने लगता है। इमोशनल ट्रॉमा वो तो एग्जैबरेट कर सकते हैं, एग्जैबरेट कर सकते हैं चीजें, लेकिन वो कह रहे हैं ना जेनेटिक फैक्टर, इमोशनल, सोशल, ये सब फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल, लेकिन एग्जैक्ट कॉज फिर भी अभी पता नहीं है क्यों होता है। होता वो ये सब, उसकी जो पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उसको बहुत ज्यादा दिमाग में रखना इस काम नहीं है। बस ये रखना है कि उसका जो कुल मिला के हार्मोनल इम्बैलेंस मान सकते हैं, या पेशेंट को समझा सकते हैं। पेशेंट के अटेंडेंट भी यही पूछेंगे कि सीटी स्कैन नॉर्मल है, फिर भी ऐसा रबर क्यों हो रहा। ठीक है, तो उसको यही बोलना रहेगा कि आपको केमिकल इम्बैलेंस हो गया है, मानसिक मतलब मानसिक सोचने समझने की शक्ति थोड़ी कम हो गई है, वो बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, उससे काम होती है, ऐसे ही समझाना रहेगा। क्लिनिकल फीचर है, फिर आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहला सिजोफ्रेनिया की डायग्नोसिस बनानी है तो एक आपको सीटी स्कैन तो एटलीस्ट आपको जरूरी पड़ेगा कि आपको सीटी स्कैन रूल आउट करने के लिए। इसकी डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल होती है, लेकिन सिर्फ सीटी स्कैन इसलिए कराते हैं कि इसको सीटी स्कैन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम लेवल, हालांकि सोडियम पोटेशियम लेवल एक्यूट अल्टर्ड बिहेवियर में करते हैं, अगर क्रोनिकली अल्टर्ड बिहेवियर में इसका ज्यादा रोल नहीं है। इसकी डायग्नोसिस प्योरली क्लिनिकल होगी अनटिल अनलेस सीटी स्कैन नॉर्मल है। तो सीटी स्कैन में भी कई बार फ्रंटल लोब के लीजन है, उसमें ये हालुसिनेशन, डिलूजन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर मिल सकता है। तो सीटी स्कैन आपको एटलीस्ट कराना पड़ेगा कि इसको रूल आउट करने कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। बस बाकी इसके लिए डायग्नोसिस के लिए और कोई चीज कंफर्मेशन नहीं होती, प्योरली क्लिनिकल हो जाती है डायग्नोसिस। है
ट्रीटमेंट इसका हम 3 फेज में करते हैं। पहला एक्यूट फेज है, एक्यूट फेज। दूसरा उसको सीजोफ्रेनिक फेज होता है, सीजोफ्रेनिक फेज। और तीसरा होता है अपना मेंटेनेंस फेज। जो एक्यूट फेज है, एक्यूट फेज में मतलब कि पेशेंट एक्यूटली बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल उसकी अपन को उसको जो इरिटेशन है या फिर उसके जो कैटोनिक बिहेवियर है उसको कम करना है। इसका जो एम है एक्यूट फेज का कि उसकी जो सुसाइडल टेंडेंसी है उसको कम करना है, उससे कहा किसी को हार्म ना हो, उसका जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सब स्टेबल रहें। उसको एक्यूट फेज का अपना जो एम है वो ये है कि पेशेंट को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है। इसका एम है जो पेशेंट की एंजाइटी है, पेशेंट की एंजाइटी और खासकर अटेंडेंट की एंजाइटी, क्योंकि अटेंडेंट सबसे ज्यादा परेशान होते हैं इसके सीजोफ्रेनिया के पेशेंट से। वे बोलते भैया ले जाओ इन्हें, जहाँ रखने रख लो, हमारे पास से छोड़ो। सीजोफ्रेनिया का सबसे मेन एम रहता है, सीजोफ्रेनिया की जो पेशेंट है ना, वो एक्चुअली पेशेंट क्या जो अपने फैमिली मेंबर है उनको ही हार्म पहुंचाते हैं। फैमिली मेंबर वाले इतने इरिटेट हो जाते हैं कि सबसे पहले उनका इरिटेशन ठीक करना है। सबसे पहले एक्यूट फेज का जो मेन है पेशेंट की जो मोटर एक्टिविटी है, कैटाटोनिक बिहेवियर है, कैटाटोनिक बिहेवियर को कम करना है। उसकी पेशेंट्स के काउंसलिंग करनी है अटेंडेंट की, उसकी जो बीमारी है उसके बारे में। मतलब सर मेंबर्स का दूर करना अपन को पहले। मेंबर को भी दूर करोगे कि आप मेंबर को दूर मतलब उसका कैटाटोनिक बिहेवियर है ना, सबसे पहले वही कम करना है। तो उसको पहले हाई डोज देना पड़ेगा सेडेशन का, तो पहले उसको सेडेट तो करो कैसे भी करके। उसके बाद जो मेंटेनेंस फेज होती है, मेंटेनेंस फेज में अपन जो 2 to 4 मंथ तक चलता है उसमें भी थोड़ा हाई डोज देते हैं कि चीजें ठीक हो जाए। फिर जो मेंटेनेंस फेज है, मेंटेनेंस फेज में धीरे धीरे अपन डोज कम करते जाते हैं। सीजोफ्रेनिया की जो है, सीजोफ्रेनिया के 95% तक जो पेशेंट है, 95% जो पेशेंट होते हैं वो मेडिसिन पे बहुत अच्छे टॉलरेट करते हैं। मेडिसिन देने के बाद उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हालांकि मेडिसिन क्रोनिक चलती है, सीजोफ्रेनिया की मेडिसिन जैसे ही आप बंद करो वैसे ही इसको रिलैप्स होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो इसकी मेडिसिन को बहुत धीमे धीमे कम करना रहता है। इसकी मेडिसिन ऑलमोस्ट 3 to 4 ईयर तक तो कंटिन्यूसली सेम डोज चलता है। उसके बाद अपन धीरे धीरे कोशिश करते हैं कि पेशेंट एक मेंटेनेंस डोज पे जा रहा है, मेंटेनेंस डोज पे 3-4 साल तक कंटिन्यू रहने के बाद भी उसको सिम्टम्स नहीं वापस आ रहे हैं तो ही अपन धीमे धीमे उसको कम करेंगे। नहीं तो सीजोफ्रेनिया के पेशेंट को जल्दी बहुत धीरे धीरे बहुत जल्दी इसको मेडिसिन कम नहीं करना रहता है। आप एक्यूट में मेडिसिन दोगे पेशेंट 1 महीने बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे मेडिसिन छोड़ी अपन ने उसके बाद 15 दिन के बाद फिर उसको वही सिम्टम्स वापस हो जाएंगे। फिर अब की बार जब मेडिसिन दोगे तो वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं काम करेगी। इसलिए है कि हाँ रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसलिए अपन को बार बार दवाइयां चेंज करनी पड़ती हैं। अपने मेडिसिन के ऑप्शन क्या क्या है अपने पास? मेडिसिन 3-4 हैं। फर्स्ट क्लास एंटीसाइकोटिक है, सेकंड क्लास एंटीसाइकोटिक है, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन याद नहीं रखना है, कुछ मेन ड्रग्स हैं वो याद रखो। ओलेंजापिन मोस्ट कॉमन यूज होती है, ओलेंजापिन 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम की आती है, 20 मिलीग्राम भी देते हैं। मोस्ट कॉमनली यही ड्रग यूज होती है। अगर पेशेंट को बहुत माइल्ड सिम्टम्स है तब अपन 5 मिलीग्राम देते हैं, मॉडरेट सिम्टम्स है तो 10, सीवियर सिम्टम्स है तो 20 मिलीग्राम। इसका एक ही साइड इफेक्ट है, इसके कारण वेट गेन बहुत जल्दी होता है। 1 महीने भी दोगे उसका बहुत जल्दी वेट गेन हो जाएगा, पीरियडीमा हो जाएगा। तो जो भी पेशेंट आपको क्रोनिकली आप ओलेंजापिन ले रहे होगे सब देखा होगा, सबका वेट गेन होगा। किसी से भी आप हिस्ट्री पूछना सबका बहुत ज्यादा वेट गेन होता है। तो उसको अगर वेट गेन हो रहा है बहुत ज्यादा तो इसको बंद करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक दे सकते हैं। वेट गेन हो रहा है, ऐसा कोई एडिमा नहीं हो रहा, वेट गेन ही होता है उसमें। ओलेंजापिन के बाद फिर आते हैं क्लोजापिन, और फिर आते हैं अपन क्यूटियापिन। क्यूटियापिन का डोज भी होता है 25, 50, 100, 200। यूजली 100 और 200 उसके एंटीसाइकोटिक डोज है, 50 एंटी डिप्रेसेंट डोज है, 25 सेडेशन का डोज है। तो अगर सेडेट नींद नहीं आ रही तो नींद के लिए भी दे सकते हैं 25 मिलीग्राम। 50 मिलीग्राम उसका एंटी डिप्रेसेंट और माइल्ड एंटीसाइकोटिक डोज है। यूजली 100 और 200 मिलीग्राम पे चलता है इसका एंटीसाइकोटिक डोज। क्यूटियापिन के बाद आते हैं रेस्पेरिडोन। रेस्पेरिडोन 2 मिलीग्राम की आती है, TDS में देते हैं इसको। और फिर आते हैं अपने एरिपीप्राजोल। और कौन सी दवा है रेस्पेरिडोन? हेलोपेरिडोल। मिलीग्राम की टैबलेट। इसमें से जो हेलीपेरिडोल है और ओलेंजापिन है ये दोनों इंजेक्टेबल में भी अवेलेबल हैं। बाकी हेलोपेरिडोल और रेस्पेरिडोन ये फर्स्ट क्लास एंटीसाइकोटिक ड्रग है। इनके साथ है ना आपको एक
इनके साथ एक साइड इफेक्ट होता है, इनमें एक्स्ट्रा पैरामीटर सिम्टम्स आने लगते हैं इन पेशेंट इनके साथ। तो इनको रोकने के लिए अपन को एक पेसिटेन वगैरह टैबलेट देनी पड़ती है। पेसिटेन ट्राइहाइड्रोफेनाइल है, जिससे एक्स्ट्रा पैरामीटर साइड इफेक्ट नहीं हो। या फिर हेलोपेरिडोल देखा होगा, सेरेनेस के साथ अपन फिनार्गन भी लगाते हैं। सेरेनेस के साथ फिनार्गन भी लगाने का यही मतलब होता है कि उसको एक्स्ट्रा पैरामीटर साइड इफेक्ट ना हो। एक्स्ट्रा पैरामीटर साइड इफेक्ट फिर बाद में देख पढ़ाएंगे। बस इन दोनों दवाइयाँ, ये फर्स्ट लाइन, जो बाकी है जो सब सेकंड लाइन और जो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, इनके साथ नहीं देना पड़ता वो पेसिटेन। इंजेक्टेबल में यही दोनों अवेलेबल हैं। अगर पेशेंट को एक्यूटली सिम्टम्स आते हैं तो सेरेनेस देते हैं या फिर ओलियन देते हैं इंजेक्शन। ओलियन लोपेज, इसके साथ सेरेनेस के साथ फिनार्गन। फिनार्गन उसका एक्स्ट्रा पैरामीटर साइड इफेक्ट कम करने के लिए देते हैं। ठीक है, ये होगा ड्रग्स के ऑप्शन। अब जो 5% जो बचे हैं सिजोफ्रेनिया के पेशेंट, जो 5% सिजोफ्रेनिया के पेशेंट बच जाते हैं, जो कि ड्रग रेजिस्टेंस होते हैं। ड्रग रेजिस्टेंस है, इनको या तो अपन 2 से 3 एंटीसाइकोटिक ड्रग दे के देख लेते हैं। अगर इनसे भी रिलीफ नहीं हो रहा है तो फिर उसको एडमिट करके इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक ड्रग दे के देखते हैं। उससे भी नहीं ठीक होता है तो फिर अल्टीमेटली ऑप्शन होता है इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी, ECT। इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी होती है, उसमें इंड्यूस किया जाता है। जैसे अपन को सीजर्स है ना, सीजर्स इंड्यूस किए जाते हैं, इसमें एक वही रहता है। इसमें अपन को इंड्यूसन जैसे इंड्यूस किया जाता है, इसकी एक अलग प्रोसेस होती है, अलग मशीन आती है, उससे अपन खुद ही सीजर प्रोड्यूस कराते हैं, इससे टेम्पोरल लोब को स्टिमुलेट करके। तो ये अल्टीमेट ऑप्शन होता है सिजोफ्रेनिया का और डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन का, इनकी ट्रीटमेंट है। जबकि रेजिस्टेंस है ड्रग थेरेपी के बाद में ठीक नहीं हो रहा है। हाई सुसाइडल टेंडेंसी है इनकी, हाई सुसाइडल टेंडेंसी, हाई कैटाटोनिक बिहेवियर है, ये मतलब और बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम्स हैं। अगर ये 3 चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, सीवियर कैटाटोनिया हो रहा है या फिर हाई सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है, इन तीनों चीज़ों में अपन को अगर कोई ड्रग रेजिस्टेंस है तो फिर इलेक्ट्रोकन्वर्जिव थेरेपी दी जाएगी। सिजोफ्रेनिया का एक एक्चुअली सबसे मेन है कि सिजोफ्रेनिया का जो इंसिडेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिजोफ्रेनिया एक मेडिको लीगल केस होते हैं। किसी भी पेशेंट को अगर सिजोफ्रेनिया है और आपको उसको एडमिट कराना है तो एडमिट कराने का नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। एडमिट अगर आप उसके साथ रह रहे हो तब तो वो एडमिट करते हैं। जैसे मेंटल हॉस्पिटल है ना, मेंटल हॉस्पिटल में सिजोफ्रेनिया के पेशेंट डायरेक्टली एडमिट नहीं करे जाते। मेंटल हॉस्पिटल में क्योंकि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को 2 से 3 महीने तक रहना है, तो आप अगर उनके साथ रह रहे हो तब तो वो एडमिट करते हैं। अगर आपको उनके साथ नहीं रहना है कि आप चाहते हैं कि वो एडमिट हो जाए तो वो डायरेक्टली एडमिट नहीं करते हैं। इसके लिए आपको कोर्ट में केस करना रहता है कि इसको लेबल करते हैं कि ये सिजोफ्रेनिया है और नॉर्मल मेडिसिन से वो रिलीव नहीं हो रहा है और उसकी वही कैटाटोनिक बिहेवियर ज़्यादा है, उसके साथ फैमिली मेंबर्स या फिर उसके साथ वाले पड़ोसी उन लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये आपको कोर्ट में प्रूव करना रहता है, तो फिर उसको कोर्ट आदेश देती है मेंटल हॉस्पिटल को कि आप इसको एडमिट करें। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। अगर किसी के आसपास घर में सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है तो देखा होगा कि हम सिजोफ्रेनिया जो पेशेंट है, ओरल थेरेपी है या ये सिर्फ 5% जो केसेस हैं उन्हीं के लिए बोली जा रही है, बाकी तो सब वेल टॉलरेटेड होते हैं। इलेक्ट्रिक थेरेपी भी है, पर ये तो ट्रीटमेंट तब हो पाएगा जब वो कोऑपरेट करे पेशेंट खुद, पर वो तो खुद नहीं कर पाएगा कोऑपरेट, मेडिसिन लेगा नहीं। ये एक्यूट फेज है, एक्यूट फेज में तो आपको इंजेक्टेबल देते हैं ना, कहते हैं ना एक्यूट फेज जो है, एक्यूट फेज में पेशेंट और अटेंडेंट की एंजाइटी कम करने के लिए आपको उसको एडमिट करके इंजेक्टेबल दर्द देनी पड़ेगी। इंजेक्शन से वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, चीज़ें खाने लगेगा, बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है इससे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है आपको। आप एक सेरेनेस फिनार्गन लगा दो, 2 दिन के अंदर पेशेंट को रिलीफ मिलने लगता है, पेशेंट ओरल भी लेने लगता है। ओलेंजिलिपेज दो, उसके एंटीसाइकोटिक ड्रग का इफेक्ट बहुत बिल्कुल जादू टाइप से ही होता है। तो ऐसी ओलेंजिलिपेज है, कोई एंटी जो इररिलेवेंट टॉक है, ओलेंजिलिपेज लोपेज देना चालू करो, तुरंत ही 1-2 दिन में असर आ जाता है उसका, पर वो कंटिन्यू लेता है। हाँ, फिर वो लेने लगेगा। एक वो पहले तो साइकोसिस में उसको पता ही नहीं है, फिर वो धीरे धीरे लेने लगता है। ठीक सर, इसका ये तो टोटली मेंटल डिसऑर्डर है, इसका सिस्टमिक कोई इफेक्ट आता है क्या? सिस्टमिक इफेक्ट ऐसा नहीं आता, पूरा नॉर्मल रहेगा सिस्टम? हाँ, सिस्टमिक पूरा नॉर्मल रहेगा। सर कोई बच्चों को भी रहती है ना ये प्रॉब्लम, तो फिर उनको क्या सिजोफ्रेनिया की जो कॉमन एज है वो 15 से 25 साल है। एडोलेसेंस एज ही पे होता है, क्योंकि एडोलेसेंस एज में थोड़ा सा हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, उस टाइम में ही वो डिसबैलेंस होने के कारण पैदा होती है।
उस टाइम में आपको इमोशन मतलब यही रहता है कि ज़्यादातर अपन ने देखा है कि उस टाइम पे इमोशंस जो वो रहती है अनस्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा होती है तेरे नाम बन गए। तो उसमें ट्रीटमेंट सेम ही रहता है, ट्रीटमेंट कुछ अलग थोड़ी रहेगा। सर और ये पेशेंट जो होते हैं इनको ये ऐसे हमेशा ऐसी स्टेज बनी रहती है फिर एपिसोड के फॉर्म में रहती है जैसे ये एग्जामिनेशन रिलैप्सिंग रेमिटिंग टाइप का हो सकता है। रिलैप्सिंग रेमिटिंग है, कभी बढ़ गया कभी कम भी हो गया, कभी ना कभी होता रहता है। हाँ एक बार जिसको सीरोथेनिया है तो वो लेवल तो हो ही गया कि उसको लाइफ लॉन्ग में कभी भी दिक्कत हो सकती है। आगे मेडिसिन खानी है कि नहीं खानी ये डिपेंड करता है पेशेंट के उसका रिस्पांस कितना मिल रहा है। हमने कहा ना उसको थेरेपी इसकी बहुत जल्दी कम नहीं करते, 3 ओवर पीरियड और 3 to 4 ईयर्स में धीरे धीरे कम करते हैं वो।